इक्वेशंस की पहले स्टार्ट करने से पहले तो लीनियर इक्वेशन क्या होती थी, पहली बात करते हैं कि इक्वेशन होती क्या है। एक एलजेब्रा होता था, एलजेब्रा होता है जिसमें हमारे को वेरिएबल कहीं पे यूज होते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वेशन बनने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, क्या क्या, एक वेरिएबल और एक इक्वल टू का साइन। इन दोनों चीजों से क्या बनती है, पहली बात इक्वेशन बनती है। 6th 7th और 8th क्लास में हमारे चैप्टर का नाम था, पहले था सिंपल इक्वेशन, 7th में था लीनियर इक्वेशन, 8th में नाम आया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन कैसे आता था, क्वेश्चन आता था 2x + 3 = 5। लीनियर क्यों है, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में हम एक बात पढ़ करके आए हैं पॉलिनोमियल्स में, जिसकी डिग्री 1 होती है हम उसको कैसा पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर। क्योंकि इक्वल टू सम वैल्यू रख दिया इसलिए ये इक्वेशन बन गया। वन वेरिएबल क्यों, क्योंकि x लगा हुआ है इसमें। ठीक है, अब हम बात करते थे इसमें सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, नॉर्मली वर्ड को समझना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जिसको इसमें पुट करने से LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे, यानी कोई ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ते थे तो उसके कितने सॉल्यूशन होते थे, ना यूनिक सॉल्यूशन होता था, एक ही। लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता ही होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन होता था, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, इस दुनिया में ऐसी सिर्फ एक ही वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है और वो वैल्यू है 1। क्या 1 के अलावा किसी भी वैल्यू से सेटिस्फाई होगा, नहीं, तो इसीलिए उसको इसका सॉल्यूशन कहा जाता था। ठीक है, अब हम आए बड़े हुए, जब हम 9th क्लास में आए तो हमारे को क्वेश्चन आया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कैसा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ऐसा आने लगा 2x + y = 5। इक्वेशन तो कैसी रही, लीनियर। ठीक है, लेकिन वेरिएबल दो यूज हो गए। ठीक है, तो अब यहां बात आती थी कि इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो हम बात करते थे कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। जैसे अगर मैं बोलूं कि यार अगर x 0 है तो y क्या है, और अगर x 1 है तो y क्या है। तो इसका मतलब जब जब मैं x को अलग अलग बोलूंगा, कुछ भी बोलूंगा, उसके लिए y की एक वैल्यू आएगी, और उसके सॉल्यूशन को लिखा कैसे जाता था, ऐसे लिखा जाता था, ऐसे x, y, x का कोऑर्डिनेट पहले, y बाद में। तो ये क्या होता था, इसका सॉल्यूशन। अब हम और बड़े हो गए, अब आ गए हम लोग 10th क्लास में। 10th क्लास में अब आप ध्यान से देखेंगे, 10th क्लास में क्वेश्चन वो आपसे बोलेगा ये। अब यहां पे भी पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, ध्यान से समझना है। लेकिन इस केस में चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि पेयर। तो यहां पे सॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, x और y की कोई ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करती है। इतनी सी बात समझ में आती है। इस केस में सॉल्यूशन होगा x और y की कोई ऐसी वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकालने के तरीके होते हैं दो। सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है आप ग्राफिकली निकालो, आप ग्राफिकली निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, अभी बताऊंगा कितने कितने होते हैं। दूसरा जो तरीका होता है बहुत सिंपल सा, वो होता है आप कंपेयर कर लें इनके कोफिशिएंट्स को, आप इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, उससे भी पता लग जाएगा कि दोनों लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, आप प्लीज ध्यान से देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, मुझे तो पता है। लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म की
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि जैसे हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा होता है वो क्या होता है a, x के साथ जो लिखा होता है वो b। यहां पे क्या होगा, जो x के साथ लिखा होगा वो होगा a, और जो y के साथ लिखा होगा वो होगा b, और लास्ट टर्म कांस्टेंट। लेकिन चैप्टर का नाम क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक और इक्वेशन बनेगी, तो हमें इन दोनों इक्वेशन के बारे में बात करनी है। लेकिन यार अच्छा ही लग रहा है कि पेयर है ना, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहली कौन सी है दूसरी कौन सी है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। ये A1 है, ये A2 है, ये B1 B2 C1 C2, ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल की। अब बात प्लीज ध्यान से समझना कि इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो तीन ऑप्शंस है हमारे पास में। पहली ऑप्शन बहुत सारे, इसका मतलब इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। इस दुनिया में हमारे नंबर सिस्टम में ऐसी सिर्फ एक ही वैल्यू होगी एक्स और वाई की जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तीसरा, हमारे नंबर सिस्टम में ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं होगी जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। ये तीन ही केस होंगे। क्या क्या बोले मैंने, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन व्हेनेवर आई टॉक अबाउट सॉल्यूशन इन दिस केस, इसका मतलब होगा कोई ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी, एक को नहीं, दोनों को सेटिस्फाई करेगी। समझ में आती बात। अब मैंने यहां पे लिखा था कि एक तो आप ग्राफिकली कर लो। ग्राफिकली 9th क्लास में सीबीएसई ने हमें ग्राफ डिलीट कर दिए थे 9th में, लेकिन क्या किसी बच्चे ने ग्राफ बनाने आते हम इस साल बना के देखेंगे, क्योंकि इस साल बोर्ड के पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आया ग्राफ बनाने का। बिल्कुल सिंपल होता है ग्राफ बनाना, एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। दूसरा क्या तरीका बताया था, सिर्फ कोफिशिएंट्स को देख करके पता लग जाएगा कि उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। कोफिशिएंट्स को सिर्फ, इनको नहीं, किनको देख के, सिर्फ कोफिशिएंट्स को देख के। तो प्लीज अब बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगा, इट मींस इनको सिर्फ कंपेयर करूंगा। आज हम एक रीडल नहीं खेलेंगे, आज हम इसको पहली दिन आसान कर लेंगे। ये तीनों क्या हैं, इनकी रेशोज हैं। जब भी ये तीनों रेशोज इक्वल होंगी, यानी A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, तो क्या होगा, इसके लिए 4 बातें याद करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात, इस केस में इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, यानी जब भी ऐसा हो जाएगा कोफिशिएंट कंपेयर करने से, तो इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है। दूसरा, इनको कंसिस्टेंट लाइंस भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस भी बोलते हैं। वर्ड याद रखना, कंसिस्टेंट। तीसरा, जब हम इसका ग्राफ बनाने लगेंगे ना बच्चों, तो इसका जो ग्राफ है ना वो ऐसा बनेगा, ये एक लाइन और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर जाएगी, इसलिए इसके ग्राफ को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट क्या होता है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है कोइंसाइड करना। जब एक लाइन दूसरे के ऊपर एज इट इज होगी तो वो कोइंसाइड कर रही है। ठीक है। यहां पे सिर्फ इसके लिए एक और नाम है, इसको हम लोग डिपेंडेंट लाइंस भी बोलते हैं, क्योंकि एक लाइन दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो 4 बातें याद रखनी है इसके केस में। आप बोलोगे सर एक केस भी बता दो तो मजा आ जाए, तो एक काम करते हैं, केस भी बता देता हूं, फिर बात करते हैं। देखो ध्यान से, अब मुझे कोफिशिएंट्स देख करके देखो, मैं कंपेयर करके देखूंगा, मुझे पता लगेगा। देखो 2/4 की रेशो क्या है, 1/2। 3/6 की रेशो क्या है, और 6/12 की रेशो, तीनों रेशोज इक्वल है ना।
तो आज पहली बात तो याद रखना, आपको स्कूल में हर एक जगह यही सिखाया जाएगा कि कंपेयर करो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल, तो अपना सांस नहीं फुलाना है। हमें कैसे याद करना है इसको कि अगर तीनों रेशोज इक्वल होंगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। दूसरा क्या होगा, ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस होंगी। तीसरी बात क्या होगी, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कोइंसिडेंट लाइंस का ग्राफ बनेगा इसका। चौथी बात सिर्फ इसके लिए याद करनी है, वो कैसी लाइन होंगी, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लाइंस होंगी। सेकंड सिनेरियो, सेकंड केस, अगर पहली दोनों रेशोज ही इक्वल नहीं है, या कई बार बच्चे पूछते हैं तो तीसरी का, नहीं तीसरी पे मैं जाऊंगा ही नहीं। अगर मैंने कंपेयर करने लगा और मेरी पहली दोनों रेशोज ही अनइक्वल आ गई तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, फिर C1/C2 मैं ऑब्जर्व ही नहीं करूंगा। इस केस में क्या होता है प्लीज देखेंगे, इस केस में होता है इसका यूनिक सॉल्यूशन। इसके होते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, इसका जो ग्राफ होता है, ये भी पहले बोल देता हूं, ये भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस होती है। आपके मन में आएगा, अब एक सवाल आएगा, सर इससे पहले भी कंसिस्टेंट बोली थी, ये भी कंसिस्टेंट, ये क्या नाइंसाफी है, कुछ नाम क्यों नहीं बदला? तो याद रखना, कोई भी ऐसी पेयर ऑफ लाइन जिसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगी। इस केस में कितने सॉल्यूशन है, एक है तो कंसिस्टेंट है। उससे पहले वाली में कम से कम एक सॉल्यूशन तो था ना, इसलिए वो भी कंसिस्टेंट होगी। तो कंसिस्टेंट होने का मतलब होता है कम से कम एक सॉल्यूशन होना। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ये होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर, क्लियर, कुछ पूछना? हाँ, थर्ड लास्ट केस, पहली दोनों रेशोज इक्वल हैं लेकिन तीसरी रेशो इक्वल नहीं है। सिनेरियो समझो ध्यान से, हिंदी तो हमारी कॉमन है ना, है कि नहीं? क्या पहला केस क्या बोला था, तीनों रेशो इक्वल। दूसरा क्या बोला था, पहली दोनों अनइक्वल। तीसरा क्या बोला, पहली दोनों रेशो इक्वल, तीसरी अनइक्वल। नॉर्मली क्लास में और सब में आपको A1 A2 B1 B2 के रट्टे लगवाए जाएंगे, ठीक है? तो इससे बड़ी हम लोग कच्चा पापड़ पक्का पापड़ वाले कोई रिडल खेल लेंगे, इसमें क्यों दिमाग लगाना है, ठीक है? इस केस में क्या होता है, इस केस में इसका नो सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब हमारे नंबर सिस्टम में ऐसे केस में ऐसी कोई वैल्यू नहीं बनेगी बच्चों जो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दे, ठीक है? ये जो होती है ये इनकंसिस्टेंट होती है, ये जो होती है ये होती है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है? तीसरा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल लाइंस बनेगा, ऐसे लाइंस पैरेलल निकल जाएंगी। इसका ग्राफ जो होता है वो होता है पैरेलल लाइंस। इतनी सी बात याद रखनी है चैप्टर की। बंद कर दे भाई, वीडियो बंद कर दे।